नमस्कार, फ्लाइंग एस्पिरेंट एके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 के भूगोल का चैप्टर 7। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर्स में ब्रह्मांड, तारामंडल, पृथ्वी और महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज इस चैप्टर में जानेंगे हमारे प्यारे भारत के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की ज्योग्राफी की चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ राइट साइड कॉर्नर में प्रायद्वीप के बारे में बताया गया है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा है। इसे आप चित्र 6.1 में भी देख सकते हैं। आगे मानचित्र पर भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया गया है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसे आप चित्र 7.2 में देख सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया गया है जिसे हम विश्व मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 नेक्स्ट पेज में है घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। आगे भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का वर्णन करते हुए दिखाया गया है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। तो यहाँ पर चित्र 7.1 में हम देखते हैं ये है पाकिस्तान जो कि इसके पश्चिमी भाग में है। आगे है अफ़गानिस्तान जो कि इसके उत्तर में बहुत छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर उत्तर एवं उत्तर पूर्व में देखते हैं ये है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। और साथ ही यहाँ पर दक्षिण में भारत को 2 पड़ोसी देश मिलते हैं जो कि हैं श्रीलंका और यहाँ पर ये देख सकते हैं मालदीव। नेक्स्ट पेज में है भारत का राजनीतिक मानचित्र जिसमें भारत को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटते हुए समझाने का प्रयास किया गया है। आगे पेज में है इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये आप चित्र 7.2 में देख सकते हैं कि ये श्रीलंका और भारत के बीच ये जो आप गैप देख रहे हैं बहुत ही छोटी सी गैप है जो कि है पाक जल संधि, जिसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है।
आगे भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में उल्लेख करते हुए बताया गया है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, जिसके बारे में जब हम NCERT के पॉलिटी को पढ़ेंगे तब इसे बेहतर तरीके से समझा जाएगा। आगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में उल्लेख करते हुए बताया गया है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसकी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है। आगे शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो यहाँ चित्र 7.3 को हम देखते हैं, जिसमें कि भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी या पर्वत श्रेणी, पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश को चित्रित करते हुए दिखाया गया है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, जिसे हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। और आपसे मेरा यह प्रश्न रहेगा, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत में गिना जाता है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या बृहस्पति पर्वत? आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान नेक्स्ट पेज में है। यहाँ राइट साइड कॉर्नर में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया गया है जलोढ़ निक्षेप के बारे में। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। हम पिछले चैप्टर में अपर्दन और निक्षेपण के बारे में भी जान चुके हैं। आगे सहायक नदी के बारे में बताया गया है। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। उसी के नीचे है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, जिसे आप चित्र 6.1 में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यहाँ राइट कॉर्नर में प्रवाल के बारे में बताया गया है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। चित्र 7.4 में प्रवाल द्वीपों को
दिखाया गया है। तो ये चित्र 7.4 है जिसमें आप प्रवाल द्वीपों को देख सकते हैं। और बाकी इस पेज में हमारे काम का और कुछ है नहीं, हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। ये नेक्स्ट पेज में भी कुछ ऐसा खास दिया नहीं गया है, ये कुछ पेंटिंग्स है जो बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। आगे देखते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसमें वर्ष 2004 में सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी। आगे है, समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। तो आशा है इस वीडियो के थ्रू आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अपने दोस्तों को भी इस NCERT सीरीज़ से जोड़ने के लिए इसे शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट। धन्यवाद।